हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1 का डी सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपके पास बुक होगा जिससे आप लोग इसका सलूशन आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसके पहले का क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके पूरा क्लास देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 1 का डी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि आपका जो मस है वो 40 दे रखा है, जो लस है वो 252 गुणे के दे रखा है। मस आपका 40 दे रखा है और लस जो है 252 गुणे के दे रखा है, और आपको दो संख्या भी दे रखा है। और संख्या क्या है, एक संख्या है आपका 25 20, पहली संख्या है आपका 25 20 गुणे जो दूसरी संख्या है वो आपका 6600 है, बराबर मस गुणे क्या होता है तो कहेंगे मस गुणे लस होता है। जहां पर मस कितना है तो कहेंगे 40 और लस कितना है तो कहेंगे 252 गुणे के, 252 गुणे के। अब यहाँ पर आपको के का मान निकालना है, तो के का मान निकालना है तो के को यहीं रहने देते हैं और 40 गुणे 252 इस तरफ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 25 20 गुणे 6600 है ना, बटे में 40 गुणे 252। अब देखिए यहाँ पर जीरो से आप काटेंगे तो जीरो कट जाएगा, 252 से 252 कट जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 होगा, उसके बाद 4 छक्का 24 होगा, फिर उसके बाद 24 हो गया, 4 पंचे 20 होगा, 1650 इसका आंसर आ जाएगा। 1650 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा पहले का। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या बताइए। अब आपको पता है कि अगर किसी अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ दिया जाए घटा दिया जाए तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √25 जो है, जो पहला ऑप्शन है वो 5 के बराबर होता है, अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो लिखा है 5 + √2, इसलिए ये √2 अपरिमेय संख्या है, उसमें 5 जोड़ दिया गया तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यही एक अपरिमेय संख्या है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी 81, ये 9 का स्क्वायर होता है, और 5/3 आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए आपका ये परिमेय संख्या। तो दूसरे का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में देखिए कह रहा है कि √2 और 2 - √2 का गुणनफल क्या होगा। मतलब आपसे ये कह रहा है कि एक संख्या है √2 और इसका आप गुणा कर दीजिए 2 - √2, तो क्या ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा या पूर्णांक हो या कोई इसमें से कुछ नहीं होगा। तो अगर आप गुणा करें तो यहाँ पे देखिए 2 √2 माइनस अंडर में अंडर का गुणा करेंगे 2 का तो 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, जिसमें से 2 घटाया गया है, मतलब ये क्या हो जाएगा, कहेंगे ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, और ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए सही होगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है। तो √3/5 तो कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों के दोनों अभाज्य संख्याओं का अंडर रूट किया गया है, ये अपरिमेय संख्या है। दूसरा आपका दिया हुआ है √5 प्लस √7 और दूसरे ब्रैकेट में √5 माइनस √7। अब देखिए ये a + b बना और ये a - b बना, जहां पर a का मान √5 है, b का मान √7 है। क्लियर है, तो a पहले ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b बराबर होता है a² - b²। तो a का मान आपने कहा कि √5 है तो इसका स्क्वायर, माइनस b का मान है √7 तो इसका स्क्वायर। अच्छा, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट का कभी भी आप स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट का कभी भी स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। इसका मतलब यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 5 - 7 बराबर -2 आएगा, और ये -2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर आपने इसके पहले का क्लास नहीं देखा है तो वहाँ पे देखिए मैंने परिमेय और अपरिमेय को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और वहाँ पे मैंने बताया है कि कौन सी संख्याएं परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है। कोई भी अगर परिमेय और अपरिमेय से संबंधित डाउट है तो इसके पहले का क्लास जरूर से जरूर देखें, जिससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। क्लियर है, तो ये -2 हो जाएगा, मतलब यहाँ अब इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी चौथे का सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या क्या है। अच्छा, जो पहला ऑप्शन दे रखा है ए, ऑप्शन ए में देखिए लिखा है 2.732416, और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और जो दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है बी में √7, ये अपरिमेय संख्या है।
√7 एक अपरिमेय संख्या है और जो कभी खत्म नहीं होता है और जो रिपीट नहीं होता है ये भी अपरिमेय संख्या है। ये दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है 2.73 पर बार, मतलब 7 3 7 3 7 3, लेकिन बार नहीं लगा है बल्कि 7 3 7 3 और 7 3 कितनी बार दे रखा है 2.73 7 3 7 3 है ना, 7 3 7 3 7 3। अब इसके बाद ऐसे पॉइंट करके नहीं लिखा है कि इसके बाद है कि आप यहाँ पे बार लगा दें, ऐसा नहीं है। तो मतलब यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि आप इसको चाहें तो 27 3 7 3 7 3 बटे 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यही परिमेय संख्या हो जाएगी। √12 जो ऑप्शन नंबर डी है, √12 बराबर हो जाएगा 2 √3, ये भी अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा पांचवे का। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि संख्याओं 175 और 91 का 175 और 91 का म से आपको निकालना है। अच्छा आप बताइए, अगर 175 का हम लोग म से निकालें तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा कितनी में जाएगा, 3 5 15। अच्छा 3 से कटेगा नहीं, तो ये सीधे 5 से आप काटिए इसको। अब 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और उसके बाद 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए इसको, 7 बार जाएगा, फिर 7 से 1 हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, क्या है 91, तो 91 हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको डिवाइड करिए सीधे 7 से, तो ये 13 हो जाएगा और 13 1 हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन अगर आप देखें तो 7 मिल रहा है, इसलिए इसका जो म से होगा वो कितना हो जाएगा 7, और ऑप्शन नंबर 6वें का बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कह रहा है कि दो संख्या, अच्छा आपको देखिए प्रश्न कैसे घुमाया है। कहा है कि लस बराबर 315, तो आपसे म से पूछा है ना, म से पूछा है, लेकिन संख्या कौन कौन सी है 35 और 63 का। आप ये बताइए कि क्या यहाँ पे हमको लस की जरूरत है। अगर आप ध्यान दें तो दो संख्याएं आपको दे रखी हैं, इन्हीं का म से निकाल लीजिए। 35 का गुणनखंड करेंगे 5 7 35 होता है, और 63 का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 9 7 63 मतलब 3 त्रिक का 9 7 63 हो जाएगा। और इन दोनों का म से अगर आप निकालें तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। और 7 किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे 7 जो है वो बी वाले ऑप्शन में है, मतलब 7वें का भी बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि n² 1 - 8 से विभाज्य होती है, तो n क्या है, सम है, विषम है, कि प्राकृत संख्या है, पूर्णांक है, क्या है। तो देखिए आपको एक बात समझिए कि अगर हम कहें कि 4 2 से विभाजित होता है, मतलब 4 जो है 2 से विभाजित होता है, तो ऐसे ही लिखेंगे और इसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। जैसे आप इसको काटेंगे 2 दूनी 4, देखिए विभाजित हो गया, तो आंसर कितना आया, तो आप कहेंगे कि 2 आया। तो इसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि n² - 1 8 से विभाजित होता है, तो जो विभाजित होगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। यही प्रश्न आपसे पूछा है। तो यहाँ पर अब ये आंसर क्या आएगा, इससे हमसे लेना देना नहीं है, बल्कि ये कह रहा है कि ये जो n है, ये जो n है, ये हम इसको क्या रखें, सम रखें, विषम रखें, कि प्राकृत संख्या रखें, क्या रखें। तो सबसे पहले आप संख्या लेना स्टार्ट करिए। अगर हम n बराबर 1 लेते हैं तो n बराबर 1 यहाँ पे रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटे में 8 हो जाएगा, जो कि आप ये 1 - 1 0/8, कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि 8 से विभाजित भी तो होना चाहिए। 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए हम शुरू करते हैं 3 से। अगर हम n बराबर 3 लें, n बराबर 3 लें, तो ये 3 त्रिक का 9 - 1 बटे में 8 हो जाएगा, मतलब 8 बटे में 8, देखिए विभाजित हो गया, तो कितना आ गया 1। लेकिन अगर n बराबर हम 4 ले लें, तो n बराबर अगर आप 4 लें तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 बटे में 8 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 16 - 1 बटे में 8, तो 15/8, नहीं विभाजित हो रहा है। लेकिन प्रश्न में बोला है कि विभाजित होना चाहिए, तो इसका मतलब n बराबर 4 हमारा नहीं काम करेगा, 3 काम किया। n बराबर 5 लेके चेक करते हैं। n बराबर 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 बटे में 8, मतलब 25 - 1 बटे में 8 कितना हो जाएगा 24 बटे में 8। अब देखिए ये कट गया, कितना आ गया 3। इसका मतलब जब भी हम विषम संख्या ले रहे हैं तब ये 8 से कट जा रहा है, लेकिन जैसे ही सम संख्या ले रहे हैं, जैसे हमने 4 लिया, अब आप 6 भी लेंगे तो भी नहीं कटेगा, 36 - 1 हो जाएगा 35, जो कि 8 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये है कि n का मान हमें विषम संख्या लेनी चाहिए, और ये विषम संख्या मतलब ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी 8वें का सही हो जाएगा, विषम संख्या होगा। n का जो मान होगा वो विषम संख्या होगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि 65 और 117 के मौस को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान निकालिए। तो सिंपल सा है, कह रहा है कि 65 और 117 का जो मौस आएगा, तो 65 क्या होता है, तो कहेंगे 5 गुणे 13, 13 पचे 65 होता है, और 117 क्या होता है, 13 नवा से 117 होता है, 3 त्रिका 9 और 13 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का मौस क्या आ जाएगा, कहेंगे इन दोनों का जो मौस आएगा वो क्या हो जाएगा, 13, 13 दोनों में कॉमन है तो 13 मौस हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 65m-117 ही मौस है। तो प्रश्न में जो मौस दिया है वो दिया हुआ है 65m-117, लेकिन हमारा जो मौस आया है वो 13। तो इन्हीं दोनों संख्याओं का ही तो दोनों मौस है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों आपस में बराबर हो गए तो इसको सॉल्व करना है। 117 को किस तरफ भेजिए, तो 13 + 117 हो जाएगा बराबर 65m हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 में 117 जोड़ दीजिए, तो 7 3 10 और 2 1 3 और 130 हो जाएगा। 65 को इस तरफ भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में है तो इस तरफ भाग में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा m। तो अब इसको आप काट दीजिए, 13 दहा में 130 और 13 पचे 65, 5 दूनी 10। तो m का मान कितना आ गया, तो कहेंगे m का मान 2 आ गया, और यही होगा आंसर। मतलब 9वें का जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, ऑप्शन नंबर बी 9वें का सही है। तो प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल प्राप्त हो। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि शेषफल इतना प्राप्त हो, तो शेषफल को आपको जो संख्या दे रखा हो उसमें से पहले घटा दीजिए। तो 70 में से आप 5 घटाइए, 70 में से आप 5 घटाइए, कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 65, और 125 में से आप घटा दीजिए 8, कितना आ जाएगा 113, और इन्हीं दोनों का आप निकाल लीजिए। अच्छा, बड़ी से बड़ी संख्या है इसलिए आप मौ से निकालेंगे, और मौ से मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, कितना आया है 13। तो आप कहेंगे 65 का जो मौस आएगा 5 गुणे 13 हो जाएगा, और 117 आएगा, सॉरी 117 आएगा। तो ये 117 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 गुणे 13, तो दोनों का मौसा क्या हो जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 13 में ऑप्शन नंबर ए। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो ए सही होगा। क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में 2 हैं, इसको इरेज करके फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को x क्यूब और y, प्रश्न नंबर 11 है, a को लिखते हैं x क्यूब y स्क्वायर और b को लिखा जाता है x y क्यूब। ये 11 का पहला नंबर है। तो आपको बताना है कि x और y अभाज्य संख्या है, तो ए बी का मौस। अच्छा, ए बी का मौस मतलब a के बराबर क्या लिखा गया, x गुणे x, क्योंकि x का क्यूब है, y का स्क्वायर है तो y गुणे y 2 बार, और नीचे x y क्यूब है तो x गुणे y 3 बार है तो 3 बार y कर लीजिए। अब इन दोनों में से देखिए मिलाइए, तो एक ये x मिल गया, उसके बाद एक y ये मिल गया और एक y ये मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। मतलब x गुणे y मिल रहा है, इसका मतलब एक्स वाई स्क्वायर इसका मौस हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर एक्स वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 11 के पहले का बी सही है। और दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कह रहा है 20 और 25 का लसअ 100 है, 20 और 25 का लसअ 100 है, तो मौस ज्ञात करिए। तो आपको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौस गुणे लसअ, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो आपको क्या कर देना है, पहली संख्या 20 दूसरी संख्या 25 बराबर मौस कितना दे रखा है, तो नहीं दे रखा है मौस, तो आपको पता ही करना है। और लस कितना है, तो कहेंगे लस 100 है, 100 को आप इस तरफ भेजिए, तो 20 गुणे 25 बटे में 100 बराबर मौस, और आपको यही मौस प्राप्त करना है। तो आप इसको काट दीजिए, 20 पंचे 100 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा। इस तरीके से जो 5 आया आपका आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा दूसरे का। आप एक तरीके से और कर सकते थे कि आपको सिंपल सा पूछा है 20 और 25 का मौसा कितना होगा, तो 20 का कितना हो जाएगा, कहेंगे 5 चौका 20 होता है, और 25 का कितना हो जाएगा, कहेंगे 5 पचे 25 होता है। दोनों में जो कॉमन मिल गया यही आपका मौसा हो गया।
तो चाहे आप इस तरीके से लगाइए चाहे इस तरीके से लगाइए, आंसर आपका 5 ही आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, 11 के दूसरे का ऑप्शन नंबर डी। इसी तरीके से 12वां प्रश्न है, देखिए 12वां में कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों P और Q को, जहां पर P और जैसे सेम टू सेम 11 का पहला आपने लगाया है वही लगाना है, बस म से निकालना है। तो P बराबर, देखिए पहला जो दे रखा है वो P बराबर दे रखा है AB का स्क्वायर, मतलब A गुणे B, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि Q बराबर A क्यूब B दे रखा है, तो मतलब A गुणे B दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ल से निकालना है, तो ल से कितना, जो कॉमन है तो उसको आपको लिखना ही है ना, जो कॉमन है उसको आपको लिखना ही है, मतलब A गुणे, अब इसके बाद जो बच गए वो भी लिखना है, तो A गुणे A पहले लिख लीजिए, उसके बाद B ये वाला लिख लीजिए, उसके बाद जो मिल गया कि वो B लिख लीजिए, तो टोटल कितना हो गया, A क्यूब हो गया और गुणे B स्क्वायर हो गया। तो देखिए कहाँ पर A क्यूब B स्क्वायर लिखा हुआ है वही आपका आंसर होगा, A क्यूब B स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही है 12 के पहले का। तो 12 के दूसरे का क्या होगा, कह रहा है कि दो संख्याओं में म स 5 है और ल स 200 है, तो A और B का गुणनफल बताइए, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स गुणे ल स होता है, इतना तो आपको पता ही है। तो पहली संख्या आपको A दे रखा है, दूसरी संख्या आपको B दे रखा है, यही तो दोनों का गुणनफल है। तो कह रहा है कि म स आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और ल स कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। तो देखिए कितना हो गया, A और B का जो गुणनफल आया वो कितना हो गया, कहेंगे 1000 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब दूसरे का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सिंपल चीज है, अगर आपके पास एक परिमेय संख्या है, मान लीजिए वो परिमेय संख्या कुछ भी है, मान लीजिए वो 2 है, परिमेय संख्या आपके पास एक है 2, और कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं हम √2, एक अपरिमेय संख्या हमारे पास √2 है, एक परिमेय संख्या 2 है, कह रहे हैं इनका गुणनफल क्या होगा। मैंने बताया था अपरिमेय संख्या में आपका कुछ जोड़ दीजिए, आप कुछ घटा दीजिए, भाग दे दीजिए, गुणा कर लीजिए, अगर आपको जो आंसर प्राप्त होगा वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो दोनों का आप गुणा करेंगे 2 आएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। इसलिए 13 का जो ऑप्शन नंबर सही है वो ए सही हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या होना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 में देखिए, कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक के, जिसमें दोनों सम्मिलित हैं, सम विषम सब सम्मिलित हैं, तो सभी संख्याओं का जो विभाज्य न्यूनतम संख्या, मतलब 1 से लेकर 10 तक के सभी का ल से निकालना है, क्योंकि न्यूनतम संख्या पूछा गया है। यहाँ पर सिंपल सा है कि प्रश्न नंबर 14 में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं, फिर देखते हैं कितना आंसर आता है। तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करिए, 2 से करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 रहेगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये 7 रहेगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 9 रहेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे 1 है 3 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 रहेगा, ये 7 रहेगा, 2 दूनी 4 होगा, 9 होगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बारी है क्या हम 3 से करें, क्योंकि यहाँ पे 1 2 है तो 1 2 और ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। 1 1 3 1 5 3 7 1 9 और 5। अब नंबर है, अब 2 तो इसमें बचा नहीं, तब 3 की बारी। 1 1 1 1 5 1 7 1 3 और 5। इसके बाद फिर एक 3 लिख देते हैं, जिससे सभी के 3 चेंज हो जाए। 1 1 1 1 5 1 7 1 1 और 5। इसके बाद हमको एलसीएम लेना है किसका, 5 का, तो ये 1 हो जाएगा, 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 ये 7 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। अब बच्चा 7, और 7 जब लेंगे तो सब के सब 1 हो जाएंगे। इसका मतलब आपके पास एलसीएम क्या आया, आपके पास एलसीएम आया 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसका आंसर 25 20 आ जाएगा। क्या देखिए आंसर में, ऑप्शन में कोई ऐसा है तो आप कहेंगे आंसर में ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो 25 20 है और ये सही हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मतलब भाज्य संख्या जो है वो उसका एचसीएफ और उसका एलसीएम अगर हम निकालें
तो बताइए उनका अनुपात होगा। तो सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या होती है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या वो होती है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये कितना होता है? तो कहेंगे 2। अच्छा, 4 और 2 का अगर हम म से निकालें तो कितना हो जाएगा? तो म से हो जाएगा 2। तो आप कहेंगे इसका जो एचसीएफ होगा म से होगा वो 2 हो जाएगा, और जो एलसीएम होगा जो ल से होगा वो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि म स और उनके ल स का अनुपात, तो मतलब म स बटे में ल स, यही पूछा है। म से कितना दे रखा है आया है? तो कहेंगे 2 आया है। ल से कितना आया है? 4। 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया? 1/2। 1/2 का मतलब 1:2। देखिए कौन सा ऑप्शन है? तो कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जब प्रश्न को आप सॉल्व करने लगेंगे तो आपको देखिए, जब एग्जाम में जब बहुविकल्पीय प्रश्न आता है तो उसको आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना होता है, आपको रफ वर्क करना होता है, आपको आंसर लाना होता है। मतलब ये सारी चीजें जो मैंने लिख रखी हैं, संयुक्त संख्या, अभाज्य संख्या, ये आपको अपने मन में रखना है। सीधे 4 और 2 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा तुरंत। इतना वर्क नहीं करना पड़ता है इसलिए। लेकिन आपको सवाल तो पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, संयुक्त संख्या कौन सी है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। संयुक्त संख्या 4 होती है सबसे छोटी, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2023 में एग्जाम में आ चुका है। तो अब बारी है अभिकथन और तर्क पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। अभिकथन देखिए, प्रश्न नंबर जो 16 दे रखा है और प्रश्न नंबर 17 जो दे रखा है, प्रश्न नंबर 18 जो दे रखा है, ये आपके उस 18 नंबर के बाद देखिए उसमें लिखा हुआ है उपर्युक्त प्रश्न 16, 17 तथा 18 के उत्तरों के लिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में से चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दिए रखे हैं यहाँ पे नीचे, यही ऑप्शन प्रश्न नंबर 16 के लिए भी है, यही ऑप्शन प्रश्न नंबर 17 के लिए भी है, और यही ऑप्शन प्रश्न नंबर 18 के लिए भी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रश्न नंबर 16 में 17 में 18 में एक अभिकथन दिया गया है, एक कथन दिया गया है, तर्क दिया गया है। तो अभिकथन का मतलब होता है कि आपने क्या एज्यूम किया। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि राम मोहन का भाई है, लेकिन तर्क ये दिया गया कि मोहन सुमित का लड़का है। क्या ये तर्क कथन से लेना देना है? नहीं लेना देना है। उसमें बस ये बताया गया कि अभिकथन में ये बताया गया कि राम जो है भाई है। तो यहाँ पर जो चीजें अभिकथन में कही जाए उसके हिसाब से अगर तर्क में है तभी तो वो सत्य होगा, नहीं तो सत्य नहीं होगा। जैसे प्रश्न नंबर 16 में देखिए अभिकथन में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 के अभिकथन में कहा रहा है कि 336 और 54 दो अंक दे रखे, दो संख्याएं दे रखी जिनका म स 6 है, जिनका म स क्या है? 6 है, और ल स क्या है? ल स क्या है? तो कहेंगे कि ल स हमारा 3024 होगा। तो दो संख्याएं भी दे रखी हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स गुणे ल स, ये तो आपको आता ही है। तो पहली संख्या क्या दे रखा है? कहेंगे 336 गुणे 54 दे रखा है, और म स कितना है? 6, ल स कितना है? 3024, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो जाहिर सी बात है अगर आप 336 और 54 का ल स निकालेंगे तो वो आपका जो है 336 आएगा, सॉरी ये 3024 आएगा, ठीक है। और म से निकालेंगे इन दोनों का तो 6 आएगा। अच्छा, दोनों का गुणा करने पर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 त्रिक 18, 18,144, और इधर भी 18,144 आएगा। तो दोनों बराबर हैं। अभिकथन में ये बात कही गई है और ये बिल्कुल सत्य है। मतलब ये कहा गया है कि दो संख्या है 336 और 54, क्या इनका म स 6 है? बिल्कुल है। क्या इनका ल स 3024 है? बिल्कुल है। कैसे पता चला कि ये सही है? क्योंकि इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर भी 18,144 आ रहा है, और यहाँ पर इन दोनों का भी गुणा करने पर 18,144 आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो अभिकथन ए कहा गया है वो सही हो गया। लेकिन क्या आर जो है, तर्क जो दे रखा है, जो तर्क दे रखा है, तर्क क्या दे रखा है कि एचसीएफ और एलसीएम, मतलब ये जो ल स और म स का गुणा करने पर बराबर हो जा रहा है दोनों दिए गए संख्याओं के गुणनफल पे, बिल्कुल ये बराबर हो जा रहा है। मतलब आपका कथन भी सही है और आपका तर्क भी सही है। इसका मतलब और ये भी है कि आर जो है ये ए को फॉलो कर रहा है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है
कि अभिकथन ए और आर दोनों सत्य हैं, तो बिल्कुल दोनों सत्य हो गए। और आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है, तो बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि 7 + 5 √2। अभिकथन में कहा गया 7 + 5 √2, ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या आप नहीं बता सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है? आप बता सकते हैं कि बिल्कुल ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो सही हो गया, मतलब ए सही हो गया, अभिकथन सही हो गया। दूसरा कह रहा है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय होता है। ये आपका परिमेय है, ये आपका अपरिमेय है, और इनका जो योगफल आएगा वो अपरिमेय ही है। इसका मतलब जो आपने ए में सही किया है, अभिकथन में जो सही किया है, वो आर भी सही है, क्योंकि परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय आ रहा है। तो आर कथन भी सही है, क्योंकि आर कथन में कहा गया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है। और यह भी है कि आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है ना। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी सही है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 17 का भी सही है। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 5780 है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये जो आ रहा है 5780 आ रहा है, बराबर। उसके बाद कह रहा है कि उनका मौस 17 हो तो लस 340 होगा। तो मौस गुणे लस, तो मौस 17 है और लस कितना है, तो आप कहेंगे 340। अच्छा, यहाँ पर ये कहा गया है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का गुणा करने पर 5780 आना चाहिए। तो क्या ये आएगा? बिल्कुल, आप इन दोनों का गुणा करेंगे 5780 आएगा। इसका मतलब 5780 बराबर 5780, ये दोनों बराबर हो गए। तो मतलब अभिकथन ए सही हो गया, जो दिया है अभिकथन में वो बिल्कुल सही है। लेकिन कह रहा है कि मौस हमेशा लसप का एक गुणनखंड होता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मौस हमेशा उसका एक गुणनखंड होता है, ये इसका स्पष्टीकरण बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ये देखें, अगर हम मान लीजिए 4 और 2 का 2 × 2 × 1 आपने किया, 2 का आपने 2 × 1 किया, तो ये जो लसप आप निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो मिल रहा है उसको भी आपने लिख लिया, फिर जो बच गया उसको भी आपने लिख लिया, ऐसा। लेकिन आप देखिए ये जो मौस आया है, मौस कितना होगा 2, यही 2, तो लस का भी तो गुणनखंड है। इसका मतलब ये सही है, जो यहाँ पे दूसरा लिखा गया है आर, मौस हमेशा लसप का एक गुणनखंड है, बिल्कुल ये गुणनखंड है। ये 17 जो है ये 340 में 100% होगा, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है कि ये जो है आर, क्या ये इसका स्पष्टीकरण कर रहा है? तो कहेंगे कि ये बिल्कुल भी स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर 18 का बी जो है वो सही हो जाएगा। कथन ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रकरण पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रकरण पर आधारित प्रश्न, ठीक है। देखिए इरेज करते हैं। प्रश्न नंबर 19, उसके पहले आप इस प्रश्न को पहले पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि एक शैक्षिक संगठन द्वारा एक संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिसमें विभिन्न विषयों के शिक्षक या शिक्षिकाएं भाग लेंगे। हिंदी, अंग्रेजी और गणित के प्रतिभागियों की संख्या 60, 84 और 108 है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न नंबर 19 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक कमरे में समान प्रतिभागियों को बैठाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, तो जाहिर सी बात है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैठाएंगे लोगों को। जिससे एक कमरा में ज़्यादा लोग बैठेंगे तो संख्या जो होगी कम कमरा हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। ये दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग प्रश्न नंबर 19 में 60, 84 और 108 का जो है म से निकाल देते हैं। 60, 84 और 108 का म से निकालेंगे। 60 का क्या हो जाएगा? 2 30 हो जाएगा, 2 15 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, 5 पर 1 हो जाएगा। 84 का क्या हो जाएगा? 2 से हो जाएगा 42 हो जाएगा, 2 से 21 हो जाएगा, 3 से 7 हो जाएगा, 7 से 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 54 हो जाएगा, 2 दूनी 4 27 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा।
तो आप देखें तो 2 गुणे 60 बराबर आपको क्या हो जाए, 2 गुणे 3 गुणे 5, और 84 का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7, 108 का क्या हो जाएगा, कहेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो आप देखिए एक तो ये 2 मिल रहा है, एक और 2 मिल रहा है, और एक ये 3 मिल रहा है। मतलब मौस जो इसका आएगा वो हो जाएगा 2 गुणे 3 मतलब 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कार्यक्रम के दौरान आवश्यक कमरों की संख्या, कार्यक्रम के दौरान आवश्यक कमरों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो अब आप एक बात बताइए, तो एक कमरे में 12 लोग बैठ रहे हैं, एक कमरे में 12 लोग बैठ रहे हैं और टोटल संख्या कितनी है, तो कहेंगे 60, 84 और 108। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 में कुल संख्या कितनी है, तो कहेंगे कुल संख्या हमारा 60 प्लस 84 प्लस 108 है। और एक कमरा में कितने लोग बैठ रहे हैं, एक कमरे में 12 लोग बैठ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसको अगर हम ऐड करें तो कुल संख्या कितना 252 आएगा और बटे में 12 आ जाएगा। अब इसको आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। और जो कुल कमरे की संख्या आ जाएगी, कितने कमरे यूज हुए हैं, तो कहेंगे 21 कमरे यूज हुए हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि हिंदी के प्रतिभागियों की संख्या के अभाज्य गुणनखंड घातों का योगफल बताइए। तो हिंदी में कितने लोग हैं, तो हिंदी में 60 हैं, हिंदी में 60 हैं, तो 60 का कितना आया है, तो 60 का कितना आया, कहेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं के घातों का योगफल। तो अभाज्य संख्या क्या है, 2 का स्क्वायर हो गया गुणे 3 का 1 हो गया, 5 का 1 हो गया। मतलब ये जो घात लगा हुआ है 2 1 1, यही जोड़ना है, 2 + 1 बराबर कितना हो गया 4। 4 मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद क्या है, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित के प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम संख्या पूछेगी तो आपको ल से निकालना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे गुणनखंड पहले ही करके रखा है। मतलब ये पूरा प्रोसेस आपको फिर से करना पड़ेगा प्रश्न नंबर 22 के लिए, तो मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो म से तो निकाला था, तो हम लोग यहीं पे ल से निकाल लेते हैं। तो ल से निकालिए, देखिए अगर आप ल से निकालेंगे तो जो म से में मिले हैं वो तो लिखना ही पड़ेगा। म से में आपने इतना लिखा था, बच क्या गए, 3 3 बच गया, 3 3 बच गया, और बच गया 7 और 5, 7 और 5 बच गया, क्या आ जाएगा 37 80। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 में, ऑप्शन नंबर ए जो है 22 का सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 में कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए गणित में। तो गणित में क्या है, गणित में आपका है 108, मतलब ये। तो अगर हम प्रश्न नंबर 23 देखें, प्रश्न नंबर 23, अगर हम प्रश्न नंबर 23 देखें तो 108 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है, मतलब 2 का स्क्वायर गुणे 3 का क्यूब। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो जो आपको प्रकरण पर आधारित जो केस दिया गया उसके बेस्ड पे जो क्वेश्चन दिए गए वो हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो ये आपका रहा प्रश्नावली 1 का डी, और इस तरीके से अध्याय 1 जो वास्तविक संख्या है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अध्याय 2 बहुपद पढ़ेंगे, जिसमें जो पहला चैप्टर है वो तो पहला जो अध्याय प्रश्नावली है वो छोटा सा है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।